चलिए, तो क्वालिटेटिव में तो आपको पहचानना है कि आपको गिवन कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि अब आपको पता लग गया है कि इस कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, लेकिन वो कितने परसेंट, कितने अमाउंट में है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव में कि कौन कौन सा प्रेजेंट है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को जो गिवन कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक है या फिर, एक सेकेंड रुके, हो गया, तो इसके चेक करके मुझे आंसर बता देना है ना। तो गिवन कंपाउंड ऑर्गेनिक है या फिर नहीं है, पहले तो वही चेक करना पड़ेगा। तो कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो उसमें क्या पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो भैया अगर आपको लेबोरेटरी में दिया गया कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो सबसे पहले तो क्या चेक करूंगा मैं, अगर मान लो उस गिवन कंपाउंड में या तो कार्बन या फिर हाइड्रोजन हुआ ही नहीं, तो फिर ऑर्गेनिक रहेगा कैसे। तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन चेक करना बिल्कुल ही फर्जी। तो सबसे पहले हम लोग आपको चेक कर रहे हैं कि उस गिवन कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो कार्बन हाइड्रोजन चेक कर रहे हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन चेक करने के लिए क्या करो, सबसे पहले देखो ये ट्यूब ली मैंने, दिख रहा है ये, हाँ या ना। इस ट्यूब में जो भी कंपाउंड था उसको भर दिया, जो भी कंपाउंड था उसको, और इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड डाल दिया। क्या डाल दिया इसमें उसके साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड का होता है CuO, कॉपर +2 में होगा। तो जो भी कंपाउंड था वो भर दिया यहां पर, और क्या डाल दिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और नीचे से लगा दी हम लोगों ने आग। क्या लगा दी, ठीक है। अब नीचे से आग लगाऊंगा, अगर उस कंपाउंड में कार्बन हुआ, अगर उस कंपाउंड में, तो जब वो क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन हुआ तो दिया हुआ यहां पर, अगर उसको वो कंपाउंड ऑर्गेनिक हुआ तो उसमें डेफिनेटली कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए। तो कार्बन हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ ट्यूब से निकला CO2H2, हाँ या ना। अब ये CO2H2 निकला, यहाँ पर एक बल्ब है, जिस बल्ब में क्या भरा हुआ है, एनहाइड्रस कॉपर। जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मतलब जिसमें पानी नहीं है, जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है भैया वो व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, तो मान लो आपको अगर इस रूम में पता करना है कि मॉइस्चर है या फिर, तो इस रूम में एक बाउल में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रख लो। अब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का है, इस रूम में अगर मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और बना लेगा CuSO4 डॉट, जो कि क्या होता है, ब्लू। तो अगर वो ब्लू हो गया मतलब मॉइस्चर था। तो अब मैंने क्या किया, अगर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा तो CO और हीट के साथ उसने क्या बना लिया होगा, CO2 और, तो यहां से इसको जब मैंने पास कराया एनहाइड्रस कॉपर, तो अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट तो व्हाइट था, अगर ये ब्लू हो गया तो मतलब पानी आया है। और पानी कहां से आया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा। और अगर ये व्हाइट ब्लू नहीं हुआ तो मतलब पानी नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था। अब यहां से पता लग गया ब्लू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे तो पता लग जाएगा कि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन था या फिर। अब आगे चले, मैंने आपको बता चुका लाइम वाटर टेस्ट, हाँ या ना। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में कौन सी गैस पास कराता हूँ, तो सॉल्यूशन कलर कैसा हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO3, पता है ना सभी बच्चों को। और अगर और ज्यादा CO2 गैस पास करा दूं तो मिल्की कलर डिसअपेयर हो जाता है। अरे पढ़कर आए बचपन में, मिल्की कलर डिसअपेयर क्यों हुआ था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने की वजह से, हाँ या ना। तो अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर सॉल्यूशन है, ये अगर ये मिल्की कलर हो गया तो भैया इसका मतलब, तो जो गिवन कंपाउंड है उसमें कार्बन या हाइड्रोजन है या नहीं है, वो कैसे पता लगा, पता लग गया। सबसे पहले CO के साथ CO2 रेस्टो बना लेगा होगा तो, और उसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और लाइम वाटर से डिटेक्ट कर लेंगे भैया है या फिर नहीं। समझ में आया, कुछ था ही नहीं समझने का, कर लोगे। अब भैया जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, हाँ या ना। तो अभी अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो हमको पता लगा गिवन कंपाउंड ऑर्गेनिक है। अब पता करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनके अलावा और क्या भी प्रेजेंट। तो अगर अब ऑर्गेनिक का तो पता लग गया, अब उसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है वो पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट या लैसाने एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। अगर कभी गलती से लेबोरेटरी में गए होंगे तो बनाया भी होगा, है ना। तो हम लोग क्या बनाते हैं, लैसाने एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट। अब लैसाने एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, लैसाने एक्सट्रैक्ट। और लैसाने एक्सट्रैक्ट को सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। ये क्यों बना रहे हैं, ताकि हम लोग दूसरे कंपाउंड का भी डिटेक्ट कर सकें, हाँ या ना। अब बताओ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरीन टेस्ट कब देगा, जब वो Cl उससे फ्री हो। भाई मान लो ये कंपाउंड है, जैसे ऑर्गेनिक तो पता लग गया, अब क्लोरीन का टेस्ट कब आएगा, जब क्लोरीन से, अब इसको फ्री भी तो करना पड़ेगा। अगर इसमें नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, सल्फर हो तो सल्फर को क्या करना पड़ेगा, तभी तो टेस्ट के बारे में पता लगेगा हम लोगों को, हाँ या ना। तो इसको इनको फ्री करने के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट या फिर
अब सोडियम एक्सट्रैक्ट या लैसाने एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, एक छुटकू सी ट्यूब होती है, जैसे आपकी टेस्ट ट्यूब होती है ना, वो तो बड़ी होती है, हाँ या ना। एक होती है फ्यूजन ट्यूब जो बिल्कुल छोटी सी होती है, जो बिल्कुल, इसमें मैंने क्या भर लिया, सोडियम, क्या भर लिया, और प्यार से उसको हीट कर दिया, हाँ या ना, जेंटल हीट करते हैं, तो जो सोडियम होते हैं उसके ग्लोबुल्स बन जाते हैं, साइनिंग ग्लोबुल्स। जब वो बन गए, जब वो, देखो यहां पर सबसे पहले क्या लिया हम लोगों ने, सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, स्मॉल पीस ऑफ ड्राई इन एंड हीटेड, तो क्या बन गए, क्लियर है, बन गए। अब उस फ्यूजन ट्यूब में हम लोगों ने क्या किया, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेक्ट करना है उसमें क्या है क्या नहीं है, उसमें डाल दिया उसमें, और फिर उसको क्या किया, स्ट्रांगली हीट किया। क्या किया, स्ट्रांगली, जब तक कि वो लाल, टेस्ट ट्यूब जो होती है आपकी फ्यूजन ट्यूब लाल ना हो जाए, अब इतना हीट करते हैं हम लोग। और फिर एक चाइना डिश में पानी होता है, उसमें वो, जैसे ही वो फ्यूजन ट्यूब डालोगे ना आप लोग, वो टूट जाती है अपने आप ही, मतलब जो भी उसके अंदर मेटल, वो मेटल कह रहा हूँ, जो भी भरा हुआ था वो मटेरियल था, वो चाइना डिश में आ गया पानी के साथ, और फिर उसको भी क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, और फिर उसको जब फिल्टर कर लेंगे तो जो फिल्ट्रेट आएगा वो क्या कहलाएगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट सोडियम से बनाया ना भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम, उसको हीट किया और उसको पानी में डाल दिया, फ्रीज किया, फिर उसको फिल्टर कर लिया, जो आया उसे क्या बोला, सोडियम। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि अगर मान लो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन था, क्या था, तो वो सोडियम के साथ NaCl बना चुका होगा, सल्फर होगा तो सोडियम के साथ Na2S बना चुका होगा, नाइट्रोजन होगा तो NaCN बना चुका होगा। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है? अब देखो NaCl Na2S या NaCN बना, तो NaCl टूट जाएगा ना Na+Cl- में, तो Cl- फ्री हो गया कि नहीं हो गया। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाए, इसमें कोई दिक्कत, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद जब फिल्ट्रेट कर लिया, सोडियम एक्सट्रैक्ट फिल्ट्रेट कोई बोला है, तो अगर उसमें हैलोजन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या बना लेंगे सोडियम के साथ, NaX। सल्फर होगा तो, नाइट्रोजन होगा तो Na, और नाइट्रोजन और सल्फर अगर दोनों हुए, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हुए, तो ये बना लेगा NaSCN। क्लियर है? तो अगर आपके पास नाइट्रोजन हुआ तो क्या बनाता है, सल्फर हुआ तो, हैलोजन हुआ तो, अच्छा फ्लोरीन की हम लोग टेस्टिंग उसकी अलग होती है इनऑर्गेनिक में, ठीक है, ये ऑर्गेनिक की पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लियर। और अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हुआ तो, अब आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लिया, तो जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं वो ज्यादा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आ रहे बात में, क्योंकि हमको पता नहीं ना क्या है, तब सोडियम एक्सट्रैक्ट बना के मैंने रख लिया। अब हम लोग चेक करेंगे, अब हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें कहीं नाइट्रोजन हुआ तो नाइट्रोजन हुआ तो सबसे पहले क्या टेस्ट करूंगा, नाइट्रोजन। तो सबसे पहले आप लोगों ने वही टेस्ट ट्यूब ली, फ्यूजन ट्यूब नहीं है, बड़ी वाली जो टेस्ट ट्यूब लेते हैं आप लोग, है ना, टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं, उसमें 2 से 3 ml जो आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था उसको, तो ये डाल दिया ये सोडियम एक्सट्रैक्ट को। तो मैं क्या सोच कर चल रहा हूँ, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी टेस्टिंग करा, अगर नाइट्रोजन होगा तो वो क्या किस फॉर्म में पड़ा होगा, NaCN, पानी में Na+Cn में तो टूटा हुआ पड़ा होगा। बहुत बढ़िया। अब इसमें ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी ड्रॉप FeSO4 और नीचे से लगा देते हैं आग, नीचे से लगा देते हैं, तो FeSO4 और NaOH क्या बनाएंगे, Fe और OH क्या बना लेगा, बना लेगा। और अगर उसमें नाइट्रोजन है, अगर उसमें, तो वो NaCN की फॉर्म में पड़ा होगा, और NaCN और FeOH का होल्ट वाइज रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, NO4 FeCN का होल 6, Na4 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 Na4, ये कब बनाएगा, करा क्या है, आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया है, मैं सोचकर चल रहा हूं इसमें क्या है, तो क्या पड़ा होगा NaCN उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में, थोड़ा बहुत FeSO4 और NaOH डालो, उसको हीट कर दिया, तो क्या बन जाना चाहिए, Na4 FeCN का। क्लियर है? अब थोड़े बहुत अमाउंट में उसमें H2SO4 डाल दो, थोड़ी सी ड्रॉप, क्या डाल दो, तो H2SO4 कैसा एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो जो Fe+2 पड़ा होगा उसको किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया होगा, कर दिया होगा, अरे हाँ है ना। अब देखो Na4 FeCN का होल 6 कैसे टूटता है, आपको पता है, बाहर वाला आयनाइज हो जाता है, अंदर वाला आयनाइज नहीं होता है, अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, तो कैसे टूटेगा, 4 तो सोडियम निकल गए और FeCN का होल 6, और जब मैंने इसमें H2SO4 डाल दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, Fe+2 किसमें ऑक्सीडाइज कर चुका होगा, तो अब सॉल्यूशन में क्या क्या पड़ा हुआ, एक तो Fe+3, अरे +2 तो कन्वर्ट हो गया ना, +3 में H2SO4 से, और एनायन में पड़ा हुआ FeCN का होल 6 -4, तो इसकी वैलेंसी है 3, इसकी वैलेंसी है, क्या हो जाएगा क्रॉस, तो क्या बनेगा बताओ, Fe4 FeCN का होल 6 का, इसे क्या बोलते हैं, प्रेशियन ब्लू, क्या बोलते हैं,
तो अगर प्रेशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसका मतलब नाइट्रोजन, और नहीं बनता है तो सारी मेहनत गई बेकार। क्लियर है? मतलब उस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट के लिए क्या क्या करा आप लोगों ने? सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें FeSO4 डाल दिया, NaOH डाल दिया, मैं तो लास्ट में जा रहा हूँ H2SO4 डाल दिया। तो अगर प्रेशियन ब्लू बन रहा है तो नहीं बन रहा है तो पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको याद करवा दूंगा। तो क्या बना है बताओ जल्दी से? Fe4 Fe6 होल थ्राइस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जो बाहर वाला Fe वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 वाले में। और अंदर वाला? तो बाहर वाला फेरिक है, अंदर वाला फेरो है। क्लियर है? फेरस है। बाहर वाला फेरिक और अंदर वाला फेरस या फेरो। कोई दिक्कत? अगर ये नहीं बना तो मैं सोच रहा हूँ सल्फर होगा। हो सकता है कुछ भी ना निकले लास्ट में, तो करके तो देख लें। अब सल्फर की टेस्टिंग कैसे करेंगे? सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ था पहले से ही, तो वापस से 2 से 3 ml वापस से टेस्ट ट्यूब में डाला, और उसमें अगर सल्फर हुआ तो सल्फर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? अब उसमें क्या डाल दो? लैड एसीटेट। क्या डाल दो? लैड एसीटेट होता है CH3CO- और लैड होता है Pb+2। डाल दिया लैड एसीटेट। तो Pb+2 और S-2 क्या बना लेगा? जनरली जितने भी सल्फाइड होते हैं उनका प्रेसिपिटेट मैक्सिमम केस में ब्लैक ही होता है। तो अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट बना है तो नहीं बना, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट किसकी वजह से बनेगा? क्लियर है? सल्फर की वजह से। कोई प्रॉब्लम? या फिर दूसरा टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, जो आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया है, अगर सल्फर को डिटेक्ट करना है तो उसमें क्या डाल दो? सोडियम नाइट्रो। कहीं पढ़ा है क्या ये? यस सर पढ़ा है। किसमें सर? रिडॉक्स रिएक्शन में। सर हम तो भूल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रेशर जो आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? Na2 FeCN का होल 5 NO Na2 तो ये क्वेश्चन आया था वहां पर, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाया था मैंने। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? सोडियम का हो गया 2 भाई, 1 का +1, 2 का +2, आयरन का X माना, CN पर माइनस होता है -1, तो 5 पर -5, और NO होता है नाइट्रोसोनियम वाला प्लस वाला, तो NO पर प्लस और ओवल चार्ज 0, तो X = 2। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? और फॉर्मूला क्या होता है? Na2। क्लियर है? तो अगर आप लोग जो सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया था उसमें सल्फर होगा तो Na2 की फॉर्म में पड़ा होगा, और उसमें क्या डाले? सोडियम नाइट्रो। तो 2 और 2 सोडियम कितने हो गए? और ये जो सल्फर है किसके साथ अटैच हो गया? और ऐसा आता है तो थायो लग जाता है, तो क्या बन गया? सोडियम थायो। और अगर कलर कैसा हो गया तो मतलब सल्फर नहीं हुआ, तो कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो सल्फर के 2 टेस्टिंग है, तो या तो क्या डाल दूं? लेड एसीटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाना चाहिए, या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दूं, वायलेट कलर आ जाना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेकिन अगर अगर उस लैसाने एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हुआ तो किस फॉर्म में पड़ा होगा? Na पड़ा होगा, हाँ या ना? अब इसकी क्या करनी है आपको? टेस्टिंग। तो अगर सल्फर नाइट्रोजन दोनों ही पड़े हो, एक साथ टेस्टिंग करनी हो, तो सल्फर नाइट्रोजन दोनों होंगे तो NaCN पड़ा हुआ है, NaSCN की फॉर्म में, तो SCN वहां तो SCN- पड़ा होगा, उसमें डाल दो FeCl3। क्या डाल दो? FeCl3 से क्या आएगा? Fe+3। अब Fe+3 और SCN- इसका एक को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या बचेगा? Fe SCN+2 किस कलर का? तो ब्लड रेड बन रहा है, इसका मतलब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, नहीं बन रहा तो नहीं है। क्लियर है? ये टेस्ट वापस से आने वाले हैं जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े उनको बता देता हूँ। क्लियर है? ये वापस से आएंगे। तो भाई अगर आपको नाइट्रोजन का करना था तो क्या करा था हम लोगों ने? FeSO4 NaOH और H2SO4 डाला था। प्रेशियन ब्लू बन रहा है तो है, नहीं है तो सल्फर का करना है तो या तो लेड एसीटेट डाल दो, ब्लैक आ जाएगा, या फिर सोना वॉयलेट डाल जाएगा। क्लियर है? और दोनों का करना है एक साथ तो FeCl3 डाल दो। हो गए यहाँ तक? तो याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बकवास है एकदम। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ। तो अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन रहा होगा तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद क्या आ गया होगा आपका? या तो NaCl या फिर NaBr या फिर NaF की बातचीत। क्लियर है? तो या तो बना होगा NaCl या फिर बना होगा NaBr या फिर बना होगा, तो जो भी सोडियम एक्सट्रैक्ट है सबसे पहले तो उसमें डाल दो HNO3। क्या डाल दो? और डाल के भूल जाओ। डाल के 2 से 3 ml HNO3 डाल दो, और डाल के उसका बताऊंगा क्यों डालते हैं, अभी के लिए भूल जाओ। आपने एक तरह से सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें 2-3 ml क्या डाल दिया? डाल के भूल गए। अब उसमें डाला मैंने AgNO3। क्या डाला? तो अगर NaCl होगा उसमें तो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा और कैसा प्रेसिपिटेट दे देगा? तो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसका मतलब क्लोरीन था, हाँ या ना?
अगर Br होगा तो NaBr बना रहा होगा, AgNO के साथ क्या बना लेगा, तो पेल येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। पेल येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है इसका मतलब ब्रोमीन होगा, और डार्क येलो आ रहा होगा तो क्या पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें, हाँ या ना। तो अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट में NaCl अगर हेलोजन होंगे उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो NaCl NaBr Na बना होगा। उसमें क्या डाल दिया मैंने, AgNO3। तो अगर Cl होगा तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आया होगा, Br होगा तो AgBr का पेल येलो, और I होगा तो AgI। तो प्रेसिपिटेट से बता सकते हो। मान लो प्रेसिपिटेट से भी नहीं पता, अरे कई बार ऑर्गेनिक में तो होता है ना, हाँ या ना, वन पिंक रहा होता है और उसको मानेंगे देखो येलो है ये, अरे होता है कि नहीं होता। जब भी हम लोग ऑर्गेनिक ये जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो कुछ सही आता ही, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर एक्सपेरिमेंट करने हैं तो बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत, जो एक्सपीरियंस्ड है उनके भी कलर डिफरेंट आ जाते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं ऐसा भाई यही दिख रहा है, हाँ या ना। तो अब देखो, अब देखो यहाँ पर आप लोग, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि यही क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो डाल दो NH4OH। क्या डाल दो, अगर जो प्रेसिपिटेट बना है वो क्या हो गया, सोल्यूबल, मतलब गायब हो गया, तो मतलब AgCl बना था, तो मतलब क्लोरीन रहा होगा। अगर जो प्रेसिपिटेट बना है वो पार्शियली सोल्यूबल रहा, क्या रहा, मतलब आधा पड़ा हुआ आधा गायब हो गया, तो मतलब क्या पड़ा था उसमें। और जो प्रेसिपिटेट पड़ा हुआ है NH4OH डालने के बाद भी पड़ा हुआ है, तो क्लियर है, तो AgCl होता है वो NH4OH में सोल्यूबल हो जाता है, गायब हो जाएगा। AgBr और ये इनसोल्यूबल, तो NH4OH डाल के भी कंफर्मेटरी कर लिया एक बार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत, लिखे हुए यहाँ पर सब कुछ। अब बात आती है कि सर आपने HNO3 भी तो डाला था स्टार्टिंग में, मजे के लिए तो डाला नहीं होगा, कुछ काम कर ही रहा होगा ना वो। तो HNO3 डालने का फायदा क्या होगा, HNO3 अगर नहीं डालते तो इस टेस्ट में डिस्टरबेंस होती, नाइट्रोजन और सल्फर डिस्टर्ब कर रहे होते इस टेस्ट को, नाइट्रोजन और सल्फर, तो उनको चुपचाप बैठाने के लिए क्या डाल दिया। सर कैसे चुपचाप बैठा रहा है और क्या डिस्टर्ब कर रहे होते देखें, हाँ या ना। अगर सोचो मैं उसमें HNO3 नहीं डालता और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या भी पड़ा होता, नाइट्रोजन, और तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या आया हुआ होता, NaCN, और अब आपने HNO3 तो डाला हुआ है नहीं, क्या डाला था सीधा, तो अगर उसमें NaCN पड़ा होगा तो AgNO3 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, क्या प्रेसिपिटेट आता है, और ये AgCl का आ रहा था, तो आपको पता लग पाएगा कि Cl की वजह से कि CN की वजह से है। डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं कर दिया टेस्ट। अगर Na2S उसमें सल्फर पड़ा होता और HNO3 नहीं डालता, तो AgNO3 डाला था हम लोगों ने, तो वो क्या बना लेता, तो ये भी प्रेसिपिटेट बना लेता, हाँ या ना। तो डिस्टर्ब करते कि नहीं करते, क्योंकि ये खुद ही AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट बना रहे, तो इसलिए मैंने उनको बैठाने के लिए क्या डाल दिया। अब HNO3 डालने का फायदा क्या हुआ देखें, HNO3 जब मैं डालूंगा तो क्या होगा, देखो जब मैंने अगर नाइट्रोजन पड़ा होगा तो HNO3 डाल चुका हूँ पहले, तो यहां से CN और यहां से H क्या बना लेगा, और HCN कैसा एसिड है, तो वीक एसिड है, तो बहुत कम H प्लस और CN माइनस में टूट रहा होगा, तो बहुत कम CN माइनस दे रहा होगा। तो जब AgNO3 डालूंगा तब CN माइनस आ रहे हैं क्या, तो AgCN बनेगा, तो चुपचाप बैठ गया या नहीं बैठ गया ये। Na2S HNO3 जब डाला था तो क्या हुआ बताओ, H2S बन गया होगा, तो ये कैसा एसिड है, तो अब यहां से S-2 आ रहा होगा, तो अगर AgNO3 डालूंगा तो Ag2S बनेगा, तो चुपचाप बैठ गए कि नहीं बैठ गए। तो हेलोजन का टेस्ट डिस्टर्ब ना हो, इसलिए AgNO3 से पहले क्या डाल देते हैं, HNO3 डाल के बॉइल कर देते हैं, ताकि उसमें नाइट्रोजन और सल्फर अगर पड़ा भी हो गलती से तो HCN और H2S में कन्वर्ट हो जाए वीक एसिड में, तो वो टूटेंगे नहीं। तो जब AgNO3 डालूंगा तो फिर जो Cl माइनस Br माइनस I माइनस पड़े हो उनसे रिएक्ट किल कर जाएगा, क्लियर है, अरे हाँ या ना। चलिए, और लास्ट है टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है, देखो यहाँ पर, तो फॉस्फोरस के लिए आप लोगों ने क्या किया भाई, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो भी आपका, अब आप लोगों ने देखा होगा कि फॉस्फोरस के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने की जरूरत आ रहा है बात समझ में, वहां पर क्या है कि फॉस्फोरस होता तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में ही बनता, आप तो सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड लो और इसमें क्या डाल दो भाई, फॉस्फोरस, अरे फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है या नहीं है वो टेस्ट कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया और उसमें क्या डाल दिया, पेरोक्साइड, क्या डाल दिया। तो अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस होगा तो ये सोडियम पेरोक्साइड क्या कर लेगा, उस फॉस्फोरस को से क्या बना लेगा, सोडियम फॉस्फेट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, चेक करें फॉस्फोरस है या फिर, तो उसमें Na2O2 डाल दिया, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस पड़ा हुआ होगा तो वो क्या बना लेगा, सोडियम सोडियम अब इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे,
ठीक है, और उसको बॉईल कर दोगे किसके साथ? तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस पड़ा हुआ था वो किस क्या बना लिया होगा उसने? सोडियम फॉस्फेट अगर होगा तो, और फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूंगा? एन अटकर एच लग जाएंगे, तो क्या बन गया? फॉस्फोरिक एसिड। अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने? कैसे? पहले Na2O2 डालकर, फिर पानी से एक्सट्रैक्ट कर लिया, और फिर उसमें क्या डाल दिया? HNO3, तो क्या बन गया? फॉस्फोरिक। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस पड़ा उसको किस में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड आया इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? अमोनियम मोलिब्डेट के साथ। किसके साथ? क्या होता है अमोनियम मोलिब्डेट? NH4 का होल्ट वाइज MoO4, MoO4, MO, NH4 का होल्ट वाइज MoO4, NH4 का होल्ट वाइज क्या होता है? अमोनियम। तो अमोनियम मोलिब्डेट और HNO3 डाला हम लोगों ने, तो अगर कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है? तो इसका मतलब फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं बन रहा है, तो बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, तो और येलो प्रेसिपिटेट किसकी वजह से बनता है? देखो देखो, अब फॉस्फेट था, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड था, 3 H हट के क्या लग गए? 3 अमोनियम, तो यहाँ पर अमोनियम फॉस्फेट बना है यहाँ पर, और MoO4 की जगह क्या आ गया? 12 MoO3। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। दो क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक तो पूछ सकता है कि अगर फॉस्फोर की टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है? येलो। और जो येलो प्रेसिपिटेट बना है, जो येलो प्रेसिपिटेट, उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है भाई? NH4 का होल थ्राइज PO4 डॉट MoO3, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। कोई दिक्कत? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो जाएगा। तो एक टेस्ट और लिख लो आप लोग यहाँ पर साइड में जल्दी से। सर थक गए, मुझे पता है, बिल्कुल थक गए होंगे, पर कोई ऑप्शन? मैं भी थक गया हूँ, है ना सर? झूठ मत बोलो सर। हो जाएगा। तो कौन सा टेस्ट है ये? बैलेंस चेन टेस्ट, है ना? तो ये होता है फॉर हैलोजन, फॉर हैलोजन, हैलोजन किसके लिए होता है? ये हैलोजन को डिटेक्ट करने के लिए। और हैलोजन में कौन डिटेक्ट करता है? या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर फ्लोरीन के लिए? लिख लोगे? फ्लोरीन के लिए नहीं होता है। ये बता देगा कि हैलोजन है या फिर कौन सा हैलोजन है, ये नहीं बताएगा। कौन सा हैलोजन है ये? क्लियर है? तो ये क्या लिख लो? डज नॉट इंडिकेट अबाउट द मेंबर ऑफ। ये बता देगा हैलोजन है या फिर, पर कौन सा हैलोजन है वो? तो क्या लिख दूं? डज नॉट, बोलो, इंडिकेट, बोलो, अबाउट द, हाँ, अबाउट द मेंबर ऑफ हैलोजन। हैलोजन है कि नहीं है ये बता देगा, लेकिन कौन सा है? क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये क्लियर है? तो लिखो इसमें करते क्या है, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। लिखें ए कॉपर वायर, लिखो ए कॉपर वायर इज क्लीन। सबसे पहले कॉपर वायर को क्या करते हैं, और फिर क्या करते हैं? हीटेड इन ए बंसन बर्नर फ्लेम। बंसन बर्नर केमिस्ट्री लेबोरेटरी में मिलता है ना? तो उसकी फ्लेम में हम लोग क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं टू फॉर्म, टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ CuO। तो कॉपर वायर लिया, उसको पहले साफ कर लिया, और बंसन फ्लेम के ऊपर हीट किया। कब तक हीट किया? जब तक कि उसके ऊपर किसकी लेयर ना आ जाए? क्यूप्रिक ऑक्साइड की। ठीक है? अब जब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड की लेयर आ गई तो इसको क्या करेंगे? इट इज देन डिप्ड, it is then dipped in the sample to be tested, and once again heated in a flame, तो क्या किया मैंने? कॉपर वायर लिया, उसको क्लीन किया, बंसन फ्लेम पर हीट किया, तो कॉपर ऑक्साइड की क्या आ गई? कोटिंग आ गई। अब जिसमें भी बताना है कि इसमें हैलोजन है या फिर, उस सॉल्यूशन में उसको इसको क्या कर लिया? डिप कर लिया, और वापस से किसके ऊपर रख दिया? बंसन फ्लेम के ऊपर। बंसन
अगर बंसन फ्लेम का कलर ग्रीन हो गया, कैसा हो गया, तो मतलब उस सॉल्यूशन में हेलोजन प्रेजेंट, और नहीं हुआ तो लिख लो। क्लियर है? तो ए पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेटेड बाय ए ग्रीन फ्लेम caused by formation of कॉपर हैलाइड। क्लियर है? तो बताओ किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हैलोजन है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? कॉपर वायर लो, क्लीन करो, बंसल फ्लेम के ऊपर हीट करो, कॉपर की ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, फिर उस सॉल्यूशन में जिसमें टेस्ट करना है उसमें डिप कर लो, वापस से फ्लेम के ऊपर रखो, ग्रीन फ्लेम आ रही है, इसका मतलब हैलोजन। तो हैलोजन बता देगा हैलोजन है, पर कौन सा हैलोजन है वो बता पाएगा क्या? भाई वो बता। तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो इसमें कोई दिक्कत, कर सकते हो। और एक लास्ट आता है सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने सभी ने? तो बैलेंस्टाइन टेस्ट फ्लोरीन के लिए है क्या? किसके लिए? हैलोजन के लिए, क्लोरीन ब्रोमीन, या फिर मेंबर के बारे में बताएगा क्या? मेंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किस क्या? ऑक्टेन। तो ऑक्टेन नंबर जो होता है वो होता है पेट्रोल के लिए डिफाइन, पेट्रोल या गैसोलीन जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर किसके लिए डिफाइन होता है? कि कोई पेट्रोल अच्छा है या नहीं है, उसको किस में मेजर करते हैं? क्लियर है? तो आपको अगर याद हो तो मैंने आइसो ऑक्टेन बताया था आपको, आइसो ऑक्टेन पढ़ाया था, एक्सेप्शन था जिसमें नियो और आइसो दोनों थे, पर आइसो ऑक्टेन बोला था, हाँ या ना? तो जो आइसो ऑक्टेन होता है उसका जो ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन होता है C8H18। क्या होता है? C8। उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है क्या होता है? वो होता है 100। वो क्या होता है? मतलब ये बेस है। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 100। और आइसो ऑक्टेन है मतलब वो एक अच्छा फ्यूल है, एक अच्छा फ्यूल है। क्लियर है? इंजन में नॉकिंग नहीं होगी इतनी, है ना? क्लियर है? जबकि अगर आपके पास नॉर्मल हेप्टेन दे दे कोई, आपको क्या दे दे, तो इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है ये याद कर लेना, कितना होता है? 0। कितना होता है? तो मतलब ये बेकार है। ठीक है, तो इसके अब ऑक्टेन नंबर के बेसिस पर ही आप बता सकते हो कि कौन सा फ्यूल अच्छा है कौन सा। अब ऑक्टेन नंबर ऐसा नहीं कि 100 से ज्यादा भी हो सकता है, आ रहा है बात समझे? पर दो चीजें को ही आपको याद रखना है, आइसो ऑक्टेन का कितना होता है? 100। और नॉर्मल हेप्टेन का कितना होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत? और अगर ऑक्टेन नंबर को अगर याद है, मैंने कहा था कि अगर किसी फ्यूल की एफिशिएंसी अच्छा बनाना है तो टेट्राइथाइल ऐड डाल दो, नॉकिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। तो ऑक्टेन नंबर को अगर इंप्रूव करना है और अच्छा करना है तो क्या डाल दो उसमें? टेट्राइथाइल। क्लियर है? तो लिख लो, तो क्या लिख लो? टू इंप्रूव ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन या फ्यूल, आया ना? ऐड, क्या ऐड करो? टेट्राइथाइल लेड। और वो क्या होता है? C2H5 का होल 4 Pb होता है। और अब लेड पॉइजनस होता है, तो एग्जॉस्ट से पॉइजनस निकलेगा, नॉकिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर लेड है कि नहीं है? तो पॉइजनस है कि नहीं है? ये तो थोड़ा हार्मफुल है। तो इसलिए आज के दिनों में हम लोग क्या यूज करते हैं? मोर ब्रांच्ड एल्किन, क्या यूज, सॉरी अल्काइलेट, क्या यूज करते हैं? ऑक्टेन नंबर अगर बढ़ाना है तो क्या यूज करते हैं? नाउवे डेज। क्या यूज करते हैं हम लोग? एल्काइलेट। क्या करते हैं? एल्काइलेट। क्या यूज करते हैं? एल्काइलेट। तो टेट्राइथाइलेट से भी बढ़ा सकते हो ऑक्टेन नंबर को, और एल्काइलेट से भी बढ़ा सकते हो। क्लियर है? तो एल्केन जिनमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी, एल्केन जिनमें, उनका ऑक्टेन नंबर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर नॉर्मल एप्टेन सिंपल है, इसका ऑक्टेन नंबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी ऑक्टेन नंबर उतना ही, तो लिख सकते हो। क्या लिख सकता हूं? एल्केन, बोलो। मोर ब्रांचिंग, हाई ऑक्टेन। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें ऑक्टेन नंबर की टेबल लिखी हुई थी, किसका कितना होता है ना। 17 क्वेश्चन तो शायद कर लोगे। तो ये हो गया ऑक्टेन। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए डिफाइन हो रहा है।
और इंजन के बारे में लोग बता ना एफिशिएंसी कितनी है कि नहीं है, तब टेट्राएथाइल डाला है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पेट्रोल की, हाँ या ना। और एक होता है सीटेन नंबर, एक क्या होता है, तो ये तो हो गया आपका ऑक्टेन नंबर, कर लिया नोट। और एक क्या होता है, तो जो सीटेन नंबर होता है वो डिफाइन होता है डीजल के लिए। जो कौन सा नंबर होता है, सीटेन नंबर, वो किसके लिए डिफाइन होता है, नोट कर लो, ये डिफाइन होता है डीजल के लिए। इसके बारे में कुछ ज्यादा आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, क्लियर है। तो अब जो नॉर्मल सीटेन होता है, जो नॉर्मल सीटेन होता है उसका सीटेन नंबर कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता है C6, नहीं C6 नहीं, C16, हाँ C16H34। और इसका जो सीटेन नंबर होगा क्या होगा, वो कितना होगा 100। और एक होता है अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, अल्फा मिथाइल, ये बहुत बुरी से बुरी कंडीशन में पूछा जाएगा अदरवाइज, क्लियर है। बस बता दिया ऐसा कुछ है, ऑप्शन में दिखेगा तो शायद याद आ जाए, क्या पता गलती से, है ना। तो अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन का जो सीटेन नंबर होता है वो होता है 0। तो अब दो चीजें पता लग गई, क्या पता लगी, ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन का कितना था 100 और नॉर्मल एप्टेन का, लेकिन सीटेन नंबर डीजल के डिफाइन हो रहा है, तो नॉर्मल सीटेन का तो कितना है 100 और, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अगर किसी का सीटेन नंबर अच्छा है, सीटेन नंबर, तो सीटेन नंबर बताता है कि उसको इग्नाइट होने में कम टाइम लगेगा, वो कम टाइम में क्या हो जाएगा, अरे बस हम, ये सीटेन नंबर का मतलब होता है, क्लियर है। तो अगर लिखना चाहो तो क्या लिखूं बताओ, इसको कैसे लिखें, तो लिखो हायर सीटेन नंबर, डेफिनेशन नहीं बनाते हैं, सिंपल लिख लेते हैं, हायर सीटेन नंबर, क्या लिखो बताओ, टेक लेस टाइम टू इग्नाइट या बर्न, या लीस्ट टाइम टू टेक, ऐसे लिख लो, और अच्छे से लीस्ट टाइम टू टेक इग्नाइट, है ना, टेक टू बर्न, है ना, ऐसे लिख लो या फिर, क्लियर है, कोई दिक्कत। और अगर आपको सीटेन नंबर बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, तो एल्काइल नाइट्राइट या फिर ईथर नाइट्राइट या फिर पेरोक्साइड डाल दो आप लोग, ठीक है। तो लिख लो टू इंप्रूव, हालांकि ये पूछा, टू इंप्रूव सीटेन नंबर क्या डाल दो, एल्काइल नाइट्राइट या फिर क्या डाल दो, ईथर नाइट्राइट या फिर क्या डाल दो, पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये होगा सीटेन नंबर। अल्टीमेटली ऑक्टेन नंबर आपको पता होना चाहिए कि आइसो ऑक्टेन का तो कितना होता है 100 और नॉर्मल एप्टेन का कितना होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत